वो जमाने गए जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। नवाज शरीफ के ऊपर जो चार्जेस हैं करप्शन, उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला आके कि जी मेरे ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। अगर मैंने भागना होता तो एक लेटर था उनके पास, मैंने 2 लेटर और जो प्रेसिडेंट को लिखे थे वो भी दे आया हूँ, एडिशनल एविडेंस भी दे आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। आज फिर कोयटा में दहशतगर्दी हो गई, दर्जन के करीब मासूम पाकिस्तानी शहीद और 2 दर्जन के करीब जख्मी हो गए। लेकिन मुल्क का निज़ाम है, चल रहा है। JIT की रिपोर्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 10 जुलाई की दी जाने वाली डेडलाइन में अब 17 दिन बाकी रह गए। वजीर आजम नवाज शरीफ पेश हुए, हुसैन नवाज 5 बार पेश हुए, हसन नवाज 2 बार पेश हुए। आज इस मुकदमे के सबसे अहम गवाह और उस वक्त के एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA और साबिक वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक भी पेश हो गए। अजीब इत्तफाक है कि सुप्रीम कोर्ट ने JIT को कहा कि 10 जुलाई को रिपोर्ट आपने देनी है। इलेक्शन कमीशन ने PTI को कहा कि फॉरेन फंडिंग की भी आपने देनी है 10 जुलाई को फहरिस्त। और इसी तरह से सेनेटर निहाल हाशमी की धमकियों के हवाले से जो भी था मामला, अदालत ने कहा कि फर्द जुर्म अब 10 जुलाई को आयद होगी। यानी 10 जुलाई अब बहुत अहमियत अख्तियार कर चुकी है। जितने अहम मौज़ूआत हैं उतना ही मेरा अहम पैनल है। आज मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ लाहौर से मौजूद हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब, नामवर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने वक्त दिया। सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मारूफ कानूनदान, बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया। और मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं इमरान खान के तर्जमान हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने दिया वक्त दिया और हमें ज्वाइन किया है सेनेटर जफर अली शाह साहब ने, मारूफ कानूनदान हैं। सरदार साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले आपका नुक्ता नज़र चाहूँगा। सरकारी इदारे तावन करने के पाबंद हैं आर्टिकल 190 के तहत। अब गुज़श्ता रोज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि FBR एक मखसूस वक्त का ही रिकॉर्ड रख सकता है। कोर्ट ने तो कहा कि ये बात हमें पहले बताई जानी चाहिए थी, लेकिन अगर मखसूस वक्त जो इधर दरकार है उसका रिकॉर्ड FBR पेश ना कर सका तो? देखें राजा साहब, एक तो जो रेफरेंस इनको JIT को हुई थी, अगर आप उसी के ऑर्डर्स को देखें तो उसके ऑर्डर्स में ही बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पावर्स JIT को दी थी। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर जो एक्सरसाइज कर रहे थे 185 की वो भी दी थी, आर्टिकल 187 की कंप्लीट जस्टिस जिस पे कोई पाबंदी नहीं होगी किसी चीज़ की, वो भी उनको दी थी। और आर्टिकल 190 का भी उसमें जिक्र है जिसमें तमाम इदारे बशमूल अफवाज पाकिस्तान, बशमूल जो है सदर पाकिस्तान, बशमूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तमाम इदारे जो हैं वो उसकी मुआवनत में जो है वो कारबंद रहेंगे। तो इसलिए इसमें कोई शायबा नहीं होना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि अगर ये टेम्परिंग कर रहे हैं या ये रिकॉर्ड देने से एतराज़ कर रहे हैं, गुरेज़ा हैं, तो हमें दीजिएगा, हम इनको एनफोर्स करते हैं। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी इनको बिल्कुल जो भी ये तकाजा करेंगे, मांगेंगे, ये इनको फराहम कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। देखिए अगर ये नहीं भी देंगे तो भी 10 को, क्योंकि ये 7 को जो जुलाई को ये 60 दिन पूरे हो जाते हैं। उन्होंने 10 जुलाई इसलिए दिया है क्योंकि पहला वर्किंग डे जो है वो मंडे 10 बनता है। जो हफ्ता और एतवार को तो जाहिर है कि कोर्ट्स होती नहीं है, इसलिए 10 तारीख दी है जो कट आउट डेट बनती है। ये पैराफ्री ऑफ टाइम, इस पे कोई तब्दीली नहीं होगी। और अगर कोई उसमें फराहम नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूँ, बहुत जुडिशियल रेस्ट्रेंट से काम लिया है, वगरना टेम्परिंग का पर्चा हो सकता था इनके खिलाफ। जो खुद जस्टिस अजमत सईद शेख तो खैर उन्होंने तहकीकात का हुक्म दिया, FIA को कहा कि तहकीकात करें टेम्परिंग वाले मामले पे। देखें बहुत मुनासिब किया मेरे ख्याल में। ये नवाज लीग तो चाहती ये है कि कोई तसादम की शक्ल बने, कोई पर्चे हों, कोई हमारे खिलाफ या इदारों के खिलाफ हों, ताकि हम एहतजाज को ना हों और फिर जो है एक गोल गपाड़ा हो और फिर वो जो है सारा
मेन इशू डॉर्मेंट हो जाए और ये तवालत का जो है मजीद हो जाए और इसमें से वो किसी तरीके चले अभी वो इवेंचुअलिटी नहीं हो रही। सरदार साहब इसी नुक्ते पर रहिए। चल साहब आपकी तरफ आऊंगा। FBR भी पाबंद है, FIA भी पाबंद है, SECP भी पाबंद है, सब इदारे पाबंद हैं, रिकॉर्ड भी रखते हैं, लेकिन वो ये भी एक इंप्रेशन है कि सब के सरबराहान जो मैंने 3 गिने एक्सटेंशन पे हैं। अगर वो नहीं देते रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम कहेगी इनको हटा दिया जाए। इससे रिकॉर्ड पर जो सबूत आने उस पर क्या फर्क पड़ेगा? सारे महकमे बंद तो नहीं हो सकते। FBR ग्रेड 1 से लेके 22 तक वाला बंद तो नहीं हो सकता। देखिए यही हमारी पहले दिन से जो बात थी, इमरान खान साहब ने यही बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के होते हुए इन्वेस्टिगेशन होना बड़ा मुश्किल होगा। और अब GIT भी यही बात कर रही है और बाकी भी इदारे यही बात कर रहे हैं, लेकिन इसका जो रिपरकशंस हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब पर और उनकी फैमिली के ऊपर है। देखिए सवाल तो एक ही बड़ा सादा सा है। सवाल यह है कि नीलसन और नेस्कोल 1993 और 2006 के दरमियान आपकी मलकियत थी या नहीं थी, और अगर आपकी मलकियत नहीं थी तो फिर आप एक वेवर दे दें और कॉन्फिडेंशियलिटी वेवर, ताकि JIT रिकॉर्ड निकलवा लाए। असल बाकी तो जो सारी चीज़ें हैं वो तो पेरिफेरीज में निकली हैं। जब नवाज शरीफ साहब ने और उनकी फैमिली ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया, रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया, और उसके बाद उनके वकला जो हैं वो एक कतरी खत लेके आ गए। बट इदारे तो रियासत के पाबंद हैं, रियासत इन्हीं इदारों पे होती है, पार्लियामेंट है, हमारे पूरे जो आला इदारे हैं सारे मिल के रियासत बनाते हैं। इसी को ही डेमोक्रेसी का डिक्लाइन कहते हैं ना। हमें क्लासिक स्टेट जो है हमारे यहाँ, जो नवाज शरीफ साहब ने और हमारे यहाँ जो जमहूरियत के जो सियासतदान हैं उन्होंने ये किया है कि उन्होंने इदारों को रियासती के बजाय अपने ज़ाती मुलाजम बनाने पे जोर दिया है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैंने कल सुप्रीम कोर्ट में भी ये पॉइंट आउट किया कि DG FIA इस वक्त जो है एक्टिंग लगे हुए हैं। इसी नुक्ते पर ही मैं आता हूं आपकी तरफ। राय साहब आपकी तरफ आऊंगा। आपसे मैं स्ट्रिक्ट लीगल ओपिनियन चाहता हूं। आप माशाल्लाह नामवर लॉयर हैं, आपका एक मकाम है इस प्रोफेशन में। 45 दिनों में तो कल तक यानी FBR रिकॉर्ड नहीं दे सका, डेलिबरेटली नहीं दिया, मिल नहीं रहा, मखसूस वक्त का रिकॉर्ड नहीं था। मैं इससे निकल के स्ट्रिक्ट लीगल ओपिनियन चाह रहा हूं। 45 दिन में रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सका, अगले 15 दिनों में रिकॉर्ड फराहम कर देगा। देखिए अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है ना। अगर कोई दानिस्ता या ना दानिस्ता कोताही FBR से हुई भी थी तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का बराह रास्त हुक्म है, अटॉर्नी जनरल साहब की सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एक तरह से एश्योरेंस है, उन्होंने जमानत दी है कि रिकॉर्ड दे दिया जाएगा जो मौजूद है, तो अब मैं समझता हूँ रिकॉर्ड देना पड़ेगा। लेकिन ये याद रहे कि अगर रिकॉर्ड 1980 का या 85 का मांगा गया तो वो exactly, मैं यही नुक्ता आपसे, मैं राय साहब यही नुक्ता पूछना चाह रहा हूं कि जो कहा गया कि मखसूस वक्त का रिकॉर्ड मिले या ना मिले, अगर उस मखसूस वक्त का रिकॉर्ड नहीं मिलता जो इधर रिक्वायर्ड है। देखिए ना, हमारे कानून में ये है कि बाज़ मामलात आप 5 साल से पीछे नहीं खोल सकते, बाज़ मामलात 7 साल से पीछे नहीं खोल सकते। वेल्थ टैक्स का कानून हमारे मुल्क में 2002 में ख़त्म हो गया था, उसका रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं है। तो ये तमाम बातें एक तरह से आप देखिए वाक़यतन भी हो सकता है कि रिकॉर्ड ना रखा गया हो जिसका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बिल्कुल इम्कान है कि जानबूझ के जो रिकॉर्ड अगर मौजूद भी है उसको छुपाया जा रहा हो। तो हमें दोनों बातों को सामने रखना होगा कि कुछ रिकॉर्ड तो वाक़यतन 1980 का मेरा नहीं ख्याल कि रिकॉर्ड FBR के पास होगा या 1985 का, और वो वैसे भी वो जो जज साहब हैं उन्होंने स्पेसिफिकली आप वाली बात कही कि क्या उन्होंने यही कहा कि उनके पास अब रिकॉर्ड इससे मुद्दत से पीछे का मौजूद नहीं है, और ये बात JIT ने स्पेसिफिक अपने लेटर में इंक्वायर की। यही तो मैं दरियाफ्त करना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि इसका हम जवाब नहीं दे रहे। ये बुनियादी जो सवाल है नहीं देना पड़ेगा। देखिए जवाब तो बिल्कुल देना पड़ेगा। ये कहना कि हम जवाब नहीं देंगे ये अब कोई ऑप्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को वाज़े तौर पे बताना होगा कि रिकॉर्ड क्या है ही नहीं, तल्फ कर दिया गया, या रिकॉर्ड है और वो आगे पीछे है, उसको मुरतब करने में वक्त दरकार है। इसके अलावा कोई मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं अपनाया जा सकता, नहीं की जा सकती। शाह साहब आपकी तरफ आऊंगा। अगर रिकॉर्ड है या नहीं है, अगर वो तल्फ हो चुका है या नहीं हो चुका, ये तो इदारे खुद बताएंगे आके। फॉर एग्जाम्पल इन अ हाइपोथेटिकल कॉन्टेक्स्ट
अगर रिकॉर्ड नहीं आता और वो कहते हैं कि हमने तल्फ कर दिया था, हमें मालूम नहीं था कि आना है या नहीं आना, तो इसका नवाज फैमिली को नुकसान होगा या फायदा होगा? टैक्स ट्रांजैक्शन नहीं आती ड्यू टू FBR's ओन लॉस। नुकसान होगा, यानी फायदा कैसे होगा? नहीं, सबूत जो नहीं है, नहीं सबूत नहीं है। अब सबूत अगर नहीं है वो FBR के पास, इसमें नवाज शरीफ ने तो तल्फ नहीं किया। दुरुस्त है। अब तल्फ कब हुआ है, यानी ये वो कौन सा पीरियड है? जी हाँ। हाँ, वो कौन सा पीरियड जब तल्फ हुआ? तल्फ किसने किया? GIT बनने के बाद तल्फ हुआ? सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के पहले तल्फ हुआ या बाद तल्फ हुआ? जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे इक़्तिदार में तल्फ हुआ या जनाब मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार में तल्फ हुआ? ये सारी बातें भी जो है वो पता चल जाती हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। तो ये नुकसान मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को, शरीफ फैमिली को, डेफिनेट मतलब है कि जो दस्तावेजात अगर हैं वो बहुत हो जा सकती हैं, यानी वो डबल एज वेपन है। अगर वो मिल जाते हैं तो मुमकिन है कि और ज़्यादा नुकसान पहुंचने का भी एहतमाल हो। अगर नहीं मिलते तो इतना फायदे वाली बात भी नहीं है मियां नवाज शरीफ से। चलें शाह साहब, यही रहिए। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसी एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है और उसका कॉन्टेक्स्ट JIT और दूसरे केसेस हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पैनल मेरे साथ है। फवाद चौधरी साहब, अभी भी आप कह रहे थे मुतालबा के नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट हटा देती। आप बार बार कहते हैं कि इस केस में नवाज शरीफ बच नहीं सकता। इस मुल्क के बड़े सीनियर साफ़ी हैं, मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और आप पे एक सवाल छोड़ा, मैं उसी का जवाब चाहता हूं। वो कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब को किसने बताया कि हुकूमत की कश्ती डूबने वाली है? आपको कैसे पता चलता है कि नवाज हुकूमत नहीं बच सकती? जैसे मुस्लिम लीग नून वालों को बताया किसी ने कि अगले 10 साल भी नवाज शरीफ साहब रहेंगे, इसी तरह हमें भी किसी ने बताया कि अगले 6 महीने रहेंगे। शामी साहब ने तो हमें ज़बरदस्ती अपने सर पे ले लिया है नवाज शरीफ का। अगर वो नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनते जो उन्होंने बाहर की है, जिसमें उन्होंने ये फरमाया JIT के बाहर, उन्होंने कहा है कि उन्होंने तमाम जो मामलात थे वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिए थे। लिहाजा इसका मतलब यह है कि आपने JIT के सामने कुछ नहीं रखा, और अगर आपने JIT के सामने कुछ नहीं रखा तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई एडिशनल एविडेंस नहीं है और आप नहीं बच सकते। सो द ओनली एनालिसिस वन कैन, सो दिस इज योर एनालिसिस। Obviously, this is my analysis. जिस तरह कल सोहेल उड़ाई साहब ने लिखा है द पार्टी इज ओवर फॉर नवाज शरीफ। सो ये तो एनालिसिस है ना, एनालिसिस हमारा एनालिसिस है कि नहीं है। शामी साहब का एनालिसिस है कि पाग लगे रहें अगले 10 साल, मियाँ साहब रहें, एनालिसिस उनका हक है। चले अभी शामी साहब नहीं है, इसलिए चूंकि वो एक सवाल था मैंने कहा आपसे पूछ लूं। राज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये भी कानून के ऐन मुताबिक होता है, बेंच पर भी एतराज कर दिया जाता है और JIT पे भी हुकूमत बार बार एतराजात कर रही है। तस्वीर लीक का मामला हो या दूसरे हो, वो अपने एतराजात पहुंचा रहे हैं। जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की हम बात करें, और बेंच की मैंने पहले एग्जांपल दी, तो इसमें नवाज लीग के एतराजात का कानूनी किस तरह से उनको एड्रेस किया जाएगा? देखिए, वो तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में एड्रेस करेगी। जो बुनियादी नुक्ता है सुप्रीम कोर्ट के सामने वो यही है कि जब 5 मेंबर बेंच के सामने जो रिकॉर्ड पेश किया गया, उसकी बुनियाद पे 3 जज साहिबान ने ये कहा कि हम हतमी फैसला नहीं कर सकते। अब अगर वही रिकॉर्ड रहता है कमोबेश, जैसा कि बज़ाहिर लग रहा है, वो लोगों के बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं जिनकी हैसियत 161 की स्टेटमेंट से ज़्यादा की नहीं है। मज़ीद अगर कोई शवाहिद उनके पास नहीं आते और रिकॉर्ड की सूरत हाल वही रहती है, तो क्या एक तफ्तीशी अफसर की मज़ीद रिपोर्ट, जो 5 मेंबर बेंच के सामने रिकॉर्ड था उसमें एक तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट का इजाफा होगा, उसकी बुनियाद पर फैसला हो सकेगा? ये बुनियादी सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा जब ये तमाम मामला रिपोर्ट के बाद बहस में आएगा कि अब अगर मज़ीद कोई शवाहिद नहीं आए और उस वक्त ये ख्याल था कि दस्तावेज़ात जो मौजूद हैं उनकी बुनियाद पर फैसला नहीं दिया जा सकता, तो अब क्या होगा? और सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 मेंबर बेंच के फैसले में ये लिखा है कि जब JIT की रिपोर्ट आ जाएगी तो हम देखेंगे कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत फैसला हो सकता है या मामले को हमें फिर
किसी और तफ्तीशी इदारे या मजाज अदालत की तरफ भेजना है ट्रायल के लिए। तो अगर तो ये मामला ट्रायल में जाना है तो फिर यही होगा कि इस तफ्तीशी रिपोर्ट की, JIT रिपोर्ट की हैसियत वही होगी जो एक ट्रायल में एक 161 के बयानात की होती है। तो ये मामलात हैं कानूनी नौइयत के जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिनका फैसला करना है, और उसी तनाजुर में ये तमाम एतराज़ात भी आएंगे कि क्या तफ्तीश गैर जानिबदाराना तरीके से हुई, क्या तफ्तीश शफाफ थी नहीं थी, और क्या इस तफ्तीश की बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट के सामने मुकदमा कायम किया जाना चाहिए या नहीं। ये वो बड़े सवालात हैं। यानी मैं ये समझूं राज साहब, मैं ये समझूं कि JIT जब 10 जुलाई को रिपोर्ट सबमिट करेगी उसके बाद भी लाइकली है कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठे और फिर सुनता रहे इस केस को? जी, बहुत बड़ी बहस उसके बाद होगी, क्योंकि बहुत इसमें कानूनी नुकात हैं। JIT की रिपोर्ट की कानूनी हैसियत क्या है, क्या उस रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई भी अदालत कोई फैसला दे सकती है? देखिए, पहले मौक़िफ़ ये था कि अदालत के सामने महज प्लीडिंग्स हैं, यानी कि एक दावा जवाब दावा जैसे होते हैं। दावा जवाब दावा जो है उसको पढ़कर तो अदालत फैसला नहीं करती। इसी तरह फौजदारी मामले में एक तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट वसूल करके तो अदालत फैसला नहीं करती, उसके बाद तो मामला चलान और ट्रायल की तरफ जाता है। तो ये तमाम मामलात हैं जिनका अहाता सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा, बहस होगी और इन पे सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ेगा। शाह साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। नहीं, वैसे मैं ये सलमान का इसका जवाब देना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पैनामा पेपर्स का, JIT जो बनी है वो आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए बनाई है। ये कोई आम तफ्तीशी तो आप कहते हैं कि उसके बाद बहस नहीं होगी? बिल्कुल बहस नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट JIT जो रिकमेंडेशन देगी एज इट इज उसको इंप्लीमेंट होगा। जो मुकदमा है वो कंक्लूड हो चुका है। ये तो 3 जजेस की अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, और 2 जजेस ने फिर उनके साथ बाद में एग्री जाहिर कर लिया, और ये जजेस ने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बनाई है। इसमें पार्टीज की सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि तहरीक इंसाफ JIT से कितनी जो है वो मुतमईन है और शरीफ MLN उससे कितनी। चले इसी नुक्ते शाह साहब आपकी तरफ आऊंगा। मैं जवाब देना चाहूंगा। बराज साहब मुझे एक लम्हा दीजिए। देखिए, आइन का जो आर्टिकल 187 है उसका ये मतलब नहीं है, उन्होंने अपनी आप कहिए एक इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करते हुए एक कार्रवाई करवाई है, एक तफ्तीश करवाई है जो उनका ख्याल था कोई और इदारा नहीं कर सकेगा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की ताकत जरूरी है। अब वो तफ्तीश हो गई, हो जाएगी 10 जुलाई तक। अब देखना यही है कि उस तफ्तीश की बुनियाद पर आगे क्या हो सकता है। तफ्तीशी की रिपोर्ट फैसला नहीं हुआ करती, तफ्तीशी की रिपोर्ट कार्रवाई के लिए बुनियाद होती है। जी हाँ, इत्तफाक राय है आप दोनों के दरमियान। शाह साहब, कतरी शहजादा बड़ा अहम कैरेक्टर है, उसने इनवाइट किया है JIT को कि आप आएं वहां मेरा इंटरव्यू करें। वीडियो लिंक की भी बात हुई। JIT के पास कम टाइम है। जो मैंने पहले आपको एक और एंगल से सवाल किया वही सवाल है कि अगर कतरी शहजादे की गवाही JIT नहीं ले सकती फॉर वेरियस रीजन के जा नहीं सकते या वो यहाँ पर इंटरव्यू नहीं हो सकता, डेडलाइन आ गई है, तो केस अधूरा रह जाएगा उसकी गवाही के बगैर या फिर भी केस फाइनल हो जाएगा? कतरी तो पहले ही डिस्कार्ड हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है अपना JIT, तो JIT ने उनको बुलाया है, उस जगह में नहीं आता। उसने कहा आ जाए मेरे पास। नहीं, उसके आ जाएंगे वो कोई JIT उसके बाद JIT ने ऑफर की ना, खत लिखा नहीं, तो यही ना लिखा ना कि भाई आए अपना बयान दें अगर को देना, या फिर जिस फरीक के हक में वो कुछ देना चाहता था उस फरीक की ड्यूटी थी वो उनको लेकर आए, ये पेश करे मतलब है। अब JIT को जो मैं ये एक खबर ये भी पड़ी थी कि 2 मेंबरान जा रहे हैं, मतलब 2 मेंबरान भी बयान नहीं ले सकते अंटल 6 के 6 न बैठे हो, कोई कतरी हो या छतरी हो, वो बयान उसका जो है वो किसी काम का नहीं जब तक 6 के 6 आदमी उसके बयान को ना सुने, क्योंकि 6 के 6 अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। 6 के 6 जो है अपने तौर पे उसके, लेकिन वो आए आगे दे ले। यदि ये तो नहीं है कि भाई किसी ने उसको मना किया, मतलब अब वो खुद JIT के वहां जाने पे क्या बार है? कोई बार नहीं, कोई ऐसी बार भी नहीं है। उसकी गवाही अहमियत की हामिल नहीं है। ये तो अब JIT आपकी ओपिनियन है? नहीं, वो मेरी ओपिनियन यही है। वो तो ऑब्वियसली मैं आपकी ओपिनियन। हाँ, वो तो पहले ही हो चुकी है, और अब भी उन्होंने यही कहा था कि भाई अगर ये नहीं आते, देखने जब तक वो आगे ऑन नहीं करेगा उसको बताएगा नहीं, बयान या कॉरिस्पॉन्डेंस की कोई सरकारी अहमियत नहीं होती।
वो इतनी अहमियत नहीं है कि जितनी कि ये कि वहां बैठ के वो दे ले और पाकिस्तान की सियासत का फैसला हो जाए उसकी कतरी के। सरदार साहब आपकी तरफ आऊंगा, JIT पे मसलसल एतराज आते हैं चूंकि काउंटडाउन शुरू हो गया, 17 दिन रह गए। कल भी वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे थे कि जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और रहेंगे। इन तहफ़्फ़ुज़ात के रहते हुए JIT जो फैसला करे, वो रिपोर्ट करे, क्या वो फिर एन इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे? आपकी तो बहुत माजी में रिजर्वेशन रही हैं, कंसर्न रहे हैं अदालती फैसलों के हवाले से। देखें, पहले सवाल का भी जरा जवाब ले लीजिएगा। अगर FBR से मांग रहे हैं वो, तो FBR के इसलिए मांग रहे हैं कि क्या इन्होंने टैक्स अदा किए या नहीं दिए, क्या इन्होंने अपने गोशवारों में इन्होंने जिक्र किए हैं इन प्रॉपर्टीज का जो ये अब ओन कर रहे हैं या नहीं किए, क्या स्पाउस की प्रॉपर्टी का और माइनर्स की प्रॉपर्टी का जिक्र है या नहीं है, या टैक्स तो ये देते नहीं रहे हैं। 5000 टैक्स दिया था मैक्सिमम। अब हमारे पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और ये जितनी इन्होंने हाई कोर्ट्स में नालिशें की हैं उनके साथ भी सारे ये रिकॉर्ड्स लगे हुए हैं। तो इसलिए अगर FBR ने तल्फ भी कर दिए हो तो रिकंस्ट्रक्ट होके वो डॉक्यूमेंट सारे आ जाएंगे और वो डॉक्यूमेंट्स और उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर मोहतरम नवाज शरीफ साहब बिल्कुल वो साबित हो जाएगा कि सादिक और अमीन नहीं है। देखें राजा साहब, इसके दो हिस्से हैं केस के। ये जो बार बार कह रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, माजरत के साथ, ये इनको कोई सजा नहीं हो रही है क्रिमिनल ट्रायल में। क्रिमिनल ट्रायल का तो अगर होगा तो वो दूसरा शाफ्ताना रिकमेंडेटरी होगा कि इनके खिलाफ केसेस भी नैब और FIA और सेंट्रल वो कायम किए जाए कानून के मुताबिक। ये टैक्स के उस मद में या मनी लॉन्ड्रिंग की मद में या स्मगलिंग की मद में या टैक्स इवेजन या करप्ट प्रैक्टिसेस की मद में वो एक अलग फेज है जो रिकमेंडेटरी होकर फिर इनका ट्रायल। यहां इनकी डिसक्वालिफिकेशन आउटराइट हो सकती है, जिस तरह 2 जज साहिबान ने पहले इनको डिसक्वालीफाई कर दिया एज होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिसेस हो, तो बाकी 3 जजेस इस हद तक तो यकीनन ये कर सकते हैं। और देखिए बार सबूत मोहतरम नवाज शरीफ साहब पर रखा गया है, क्योंकि उनको अगर आप 13 ये निकात की इसका देखें तो आपको उसका टेनर नजर आ जाएगा कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने बताना है कि क्या 90 की दहाई में उनके बच्चे इस काबिल थे कि वो ये प्रॉपर्टीज और इतने एसेट्स और ये कंपनीज खरीद सकते हैं। और आप सारा देखें तो ट्रेल ऑफ मनी नवाज शरीफ ने बतानी है। इसलिए ये कह देना कि जी अगर नहीं आएगा तो फिर ये भी जो है वो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 जजेस ने कहा है हम इस पर कोई फैसला नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ मोहतरम नवाज शरीफ साहब को एक मौका दिया है कि आप ये हुकूमत ने, शरीफ फैमिली ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिश करना है। ये आपकी ओपिनियन है, इसी पे रहिए नाजरीन। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन्हीं अमूर को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं आप इस्लामाबाद स्टूडियो से। राज साहब आपकी तरफ आऊंगा। 10 जुलाई को JIT अपनी रिपोर्ट दे रही है। 10 जुलाई को ही PTI से फॉरेन फंडिंग के हवाले से फिर कहा गया कि आप जमा करवाएं जवाब, और 10 जुलाई को ही सेनेटर निहाल हाशमी पर फर्द जुर्म आयद हो रही है। ये महज इत्तफाक है कि 10 जुलाई हमारी सियासत में इतना अहम बन गया कि 3 बड़े अहम वाकयात एक ही दिन में रखे गए हैं। देखिए हो भी सकता है इत्तफाक, इसमें कोई हमें और कड़ी नहीं ढूंढनी चाहिए, क्योंकि वो पहला गालिबन मंडे होगा। एक पूरे हफ्ते का जो शुरुआत होंगी तो मंडे को अक्सर ऐसा हो जाता है कि बहुत से मामलात इकट्ठे हो जाती हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी तारीख रख ली और सुप्रीम कोर्ट ने भी रख ली, तो गालिबन ये यही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है सलमान, जो पहले आपका और लतीफ खोसा साहब का और हमारा पहले भी बात हुई और एतजाज हसन साहब से भी, जस्टिस एजाज अफजल साहब ने पहले ये ऑर्डर लिखवाया कि चीफ जस्टिस साहब की जो अवेलेबिलिटी ऑफ बेंच को देख के ये केस जो है वो फिक्स होगा। बाद में उन्होंने उसको 10 तारीख को कर दिया। तो अब इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस साहब क्या नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे या यही बेंच जो है वो आएगा? इस पर कल भी हम गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए अभी तो यही लगता है कि यही 3 मेंबर बेंच होगा, क्योंकि वही इंप्लीमेंट कर रहे हैं, रिपोर्ट उन्हीं के सामने पेश होनी है। मासवाई के इस दौरान कोई नया ऑर्डर आ जाए और बेंच मुझे लग रहा है कि शायद बदल दिया जाए। 5 देखिए ये हम बहस पहले भी कर चुकी है और इस हवाले से ये कह सकते हैं हम कि भाम है, अगरचे मुझे भाम नजर नहीं आता। मेरी नजर में ऐसा नहीं है कि वो 5 मेंबर बेंच अभी भी कायम है और ये बेंच एक
झेली बेंच के तौर पे काम कर रहा है और मामला फिर वापस उस बेंच में भेजे जाएंगे। वो बेंच अपना हतमी फैसला लिख चुका, ऑर्डर ऑफ कोर्ट आ चुका, वो बेंच खत्म हो गया है। लेकिन सलमान साहब ये भी है सीएम चल रहा है, ये सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन के तौर पे ये केस है, ये चल रहा है, ये इंडिपेंडेंट केस के तौर पे चल नहीं रहा। जी, ये अक्सर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हो जाता है। अगर आप देखें कुछ मामलात थे गैस के हवाले से, आप भी शायद उसमें शामिल रहे हों, 2005 से वो चलते रहे, कई उसमें फैसले आए, फाइनल जजमेंट्स आई, लेकिन उसी के हेडिंग के तहत वो सीएम के तौर पे कभी सेल्स टैक्स का मामला उठा लिया, कभी GIDC का मामला उठा लिया, कभी ओगरा का मामला उठा लिया। वो मुख्तलिफ सीएम्स जो हैं, तो इस किस्म के मामलात में ऐसा हो जाता है। अब ये नहीं है कि वो बेंच अभी तक कायम है। हाँ, इसी नुक्ते पे राज साहब, चौर साहब आपकी तरफ आऊंगा। हम 10 जुलाई आ गया और आप कह रहे हैं कि 10 जुलाई जो आपका थीसिस है कि JIT अपना पूरा काम करके देगी और वजीर आजम के खिलाफ एक्शन हो जा। खुद वजीर आजम ने भी कहा था, JIT में पेशी के बाद कहा था कि इससे बड़ी एक अवामी JIT भी है। अब आपको इम्प्लीकेशन फिर क्या नजर आती? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहने के बजाय उनको तो इलेक्शंस में चला जाना चाहिए था। फ्रैंकली, जब भी जमहूरियत में क्राइसिस एक हद से ऊपर जाता है तो आप अल्टीमेट आर्बिटर के पास जाते हैं, जो लोग हैं, पीपल ऑफ पाकिस्तान। जैसे थेरेसा मे चली गई, इससे पहले 72 में अगर आप देखें बरतानिया में तो एक साल में 2 इलेक्शंस हुए। इंडिया में अगर आप 94 और 96 के दरमियान देखें 4 इलेक्शंस हुए। सो जब जो लोग हैं, इलेक्शंस इसीलिए एक प्रोसेस प्रोवाइड किया गया है कि जब एक हद से क्राइसिस आगे चला जाए तो फिर आप अल्टीमेट आर्बिटर के पास जाएं, लोगों के पास जाएं और उनसे आप एक हतमी राय ले लें। लेकिन यहाँ पर 4 महीने के लिए आप भी रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे मियां साहब खुद कह रहे थे, आप भी चाह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन हो। अब मिड टर्म की तो हम बात नहीं कर सकते, अब तो थोड़ा टाइम तो 4.5 साल, दुनिया में तो 4-4 साल टेन्योर्स हैं पार्लियामेंट्स की और प्रेसिडेंट्स की। ये तो पाकिस्तान में हमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के इसको 4 साल वैसे ही करना चाहिए, जो पार्लियामेंट में ये सोच जो है वो नहीं आती, क्योंकि हर आदमी जब इक़्तिदार में होता है तो उसको लगता है कि इस वक्त तो मुल्क कमाल चल रहा है, तो मुझे तो और 2 महीने अगला साल भी और। शाह साहब, आपकी ओपिनियन लूंगा। ये जो हम बातें कर रहे हैं 10 जुलाई की, मैं फिर कहूंगा 10 जुलाई को फिर इनकी पार्टी की फॉरेन फंडिंग को मांगा गया है। ये बहुत अहम केस है, बहुत सारे लोग इस हवाले से भी बात कर रहे हैं। आप कानूनदान हैं, इलेक्शन लॉज भी आपको मालूम है, जो 62, 63 भी आप जानते हैं, पार्टीज एक्ट को भी आपको पता है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट का। ये वाकई आपके नजदीक बहुत अहम केस है? ये इन द सेंस कि ये भी एक लीगल प्रपोजिशन है ना, पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 है, तो उसमें ये पॉलिटिकल पार्टी के बारे में है कि पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग बताएगी, हर साल भी बताएगी। तो PTI तो अभी तक नहीं बता पाई। पता नहीं, मुझे नहीं पता इनका केस। नहीं, थोड़ा यहाँ रुक जाइए। बता नहीं पाई का तो इशू ही नहीं है। हमारे तमाम ऑडिटेड फंड्स वहां पे पड़े हुए हैं। देयर आर ऑब्जेक्शंस ऑन $27,000 जिसका, और अभी सुप्रीम कोर्ट में हम ये कह रहे हैं कि एक दफा आपने ऑडिट करा लिया, उसको वेबसाइट के ऊपर डाल दिया, आप दोबारा ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने दोबारा ओपनिंग में चले गए तो फिर तो रोजाना ही कोई ना कोई बंदा एप्लीकेशन लेता जाएगा, वो एक अलग मामला है। जहां तक फंडिंग का प्रॉब्लम है, इलेक्शन कमीशन ने आज ये कहा कि जी 10 जुलाई तक आप इलेक्शन कमीशन तो एग्जैक्टली वो जो पहले उन्होंने साइनाडाई एडजर्न किया था, सुप्रीम कोर्ट में एग्जैक्टली ये केस पेंडिंग है। अब यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे लें या इलेक्शन कमीशन को दे लें? इलेक्शन कमीशन ने पहले हनीफ अब्बासी वाला, क्योंकि अकबर एज बाबर और हनीफ अब्बासी की एक दूसरे की प्रिंट कॉपी है पिटीशन, तो यहाँ आइडेंटिकल है, क्योंकि दोनों बेचारे न्यून लीग के मीडिया सेल के लिए जो काम कर रहे हैं, तो वहीं से कंप्यूटर से निकली है, किसी ने जहमत नहीं की कॉमास फुल स्टॉप भी बदलने की। तो अब हम या इलेक्शन कमीशन को, हमने पिछली तारीख, कल तो मैं खैर वहां पे जा नहीं सका, लेकिन पिछली तारीख पे जो इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट कर ले तो फिर कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन का वकील सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का आपसी मामला है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो वो कर लें, इलेक्शन कमीशन ने करना है। सरदार साहब, मैं यही नुक्ता आपकी तरफ लेके आऊंगा। यहां इस्लामाबाद में बार बार ये इंप्रेशन दिया जाता है कि PTI के खिलाफ भी ये बड़ा मजबूत केस है। खुद आपकी पार्टी के लीडर ऑफ द अपोजिशन सैयद खुर्शीद शाह साहब बार बार कह चुके हैं कि उनको महसूस होता है दोनों जाएंगे, यानी वजीर आजम नवाज शरीफ भी जाएंगे और PTI के चेयरमैन इमरान खान भी जाएंगे। क्या ये -2 का कोई फार्मूला चल रहा है?
देखें, हम एक तो बड़ी जल्दी कंस्पिरेसी थ्योरीज पे हम बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट करते हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब का बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, यकीनन आवाम को हक है उनसे जवाबदेही का, इसलिए वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है। बाकी इमरान खान साहब की फंडिंग का है, ये इमरान खान साहब फंडिंग ठीक है, अगर उनसे जवाबदेही कहा गया है, जो इलेक्शन कमीशन की ऑब्लिगेशन है, जिस तरह शाह साहब ने कहा 2002 का एक्ट जो है उसके तहत अकाउंट्स का जो है हिसाब लेना रखना ये इलेक्शन कमीशन ने देखना। और अगर सुप्रीम कोर्ट में चले गए हनीफ अब्बासी साहब तो ये जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन उसको रोक देगी, क्योंकि वही मामला जब सुप्रीम कोर्ट में हो तो फिर जो है इलेक्शन कमीशन एतराज़ करती है। यही हमारे साथ हुआ इलेक्शन जब हमने नाअहली की मोहतरम नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार, कैप्टन सफदर और हमजा शरीफ साहब के खिलाफ की हुई थी, तो जब पीटीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई तो फिर इलेक्शन कमीशन ने हमारी उस पिटीशन को आज तक वो डॉर्मेंट रखा हुआ है, उसको साइन डाई एडजर्न कर दिया हुआ है। तो ये तो इमरान खान साहब जवाब देते हैं, नहीं दे सकते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है क्या नहीं होता है, ये तो सब जुडिस है और मैं इस पे ज़्यादा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैंने उस अंदाज से देखा नहीं है इस केस को। अल्लाह जानता है वो डिस्क्वालीफाई होते हैं या नहीं होते हैं, अमीन सादिक रहते हैं या नहीं रहते हैं, उन्होंने गोशवारों में जिक्र किया है नहीं किया है, ये तो पीटीआई के फवाद चौधरी साहब बैठे हुए हैं, ये उसका अब बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। एक माहिर कानून की हैसियत से सरदार साहब, एक माहिर कानून की हैसियत से ये पार्टी की फंडिंग की है, तो क्या चेयरमैन उसी तरह उसके लिए लायबल है? देखिए, मैं खुद गोशवारे जो है मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल के पार्टी की जानिब से मैं इलेक्शन कमीशन में जमा करवाता रहता हूं, और इनके आइन में भी गालिबन चीफ जो सेक्रेटरी जनरली जो है उनके साइन से ही मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता इनके आइन में शायद चेयरमैन देता हो, अगर चेयरमैन यानी खुद इमरान खान के दस्तखत से हुए हैं और उसमें अगर कोई चीज़ गलत बयानी है तो फिर जाहिर है कि इमरान खान साहब जिम्मेवार होंगे, तो पार्टी एज अ होल जिम्मेवार होगी। लेकिन अगर फॉरेन फंडिंग जो से माने ममनुआ है कानून में, तो फिर जाहिर है कि फॉरेन फंडिंग का अगर इम्पैक्ट होता है, उस पार्टी के पॉलिसीज के साथ इम्पैक्ट होता है, मुतासर होती है, तो यकीनी बात है कि वो पाकिस्तान में एक ऐसी पार्टी ऑपरेट कैसे कर सकती है जो फॉरेन फंडिंग लेती हो और उससे मुतासर हो के अपनी पॉलिसीज उसके ताबे करती हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन देखेगी या आप सुप्रीम कोर्ट देखेगी, मगर ये इतना आसान, देखिए इसे लिंकेज ना कीजिएगा मोहतरम नवाज शरीफ साहब के साथ। नवाज शरीफ साहब इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव है इस मुल्क के, वो अमीन है, और पाकिस्तान के अवाम के टैक्सों का अगर इस तरह से बेदरीगी से धरती मां को लूटा गया है और कंपनियां बनाई गई हैं और बाहर प्रॉपर्टीज खरीदे गए हैं, तो ये इसका जवाबदेही इससे मिक्सअप ना करें। मोहतरम नवाज शरीफ साहब नहीं, दो मुख्तलिफ केसेस हैं। बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ खान खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, आपने वक्त दिया। शाह साहब बहुत शुक्रिया, सेनेटर जफर अली शाह साहब आप तशरीफ़ ले आए, फवाद चौधरी साहब मसरूफ़ हैं, आपने वक्त दिया, और नादरीन सलमान अकरम राजा साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी तरफ से इतना कुछ, अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।